नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और एंशियंट हिस्ट्री के प्राचीन भारत के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और बहुत ही आसान आसान प्रश्नों को लेकर के आज के सेशन से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सारे लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है उस काल को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है जिस काल के विषय में कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती है, लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे, प्राचीन काल कहेंगे या फिर ऐतिहासिक काल कहेंगे। पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। ऐसे काल के विषय में पूछ रहा है जहां पर कोई भी लिखित विवरण, कोई भी लिखित सामग्री, कोई लिखित साक्ष्य ना प्राप्त हो रहा हो, तो उस काल को हम लोग कहेंगे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। पहले प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू पशु बनाया है। ठीक है, तो मानव का पहला जो पालतू पशु था वो क्या हो जाएगा। बैल, कुत्ता, गाय या फिर हाथी। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देखो एकदम शून्य से हम लोग लेकर के चलेंगे। ऐसे लोगों के लिए ये सेशन ऐसे लोगों के लिए है जो एकदम मतलब एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है, और जिनका बेसिक नहीं क्लियर है तो उनके लिए ये वाला सेशन है। एकदम आसान आसान क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे। और ध्यान रखना ये प्रश्न आसान तो है लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कुत्ता हो जाएगा। आदि मानव ने सर्वप्रथम सबसे पहले कुत्ता जो है, या जो कुत्ते को जो है पहला पालतू पशु बनाया है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है। ठीक है, आधुनिक होमोसेपियंस की बात की जा रही है। बताइएगा जो आधुनिक होमोसेपियंस मानव है इनका उद्भव किस काल में हुआ है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। तीसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो उच्च पुरा पाषाण काल में आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया है। ठीक है, देखो आग की बात हो रही है। बताइएगा तो मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया है। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या फिर कांस्य काल। चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नव पाषाण काल में। ठीक है, मानव ने आग का प्रयोग कब, तो नव पाषाण काल में प्रयोग शुरू किया है। ठीक है, आग का। चलो अगले प्रश्न का आंसर करना। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। देखो पहला जो पालतू पशु था वो तो कुत्ता था, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया, तो पहली धातु कौन सी हो जाएगी। पांचवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। लोहा, चांदी, तांबा या फिर पीतल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हमारा करेक्ट होगा। तांबा पहली धातु है जिसका मानव ने प्रयोग किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो और जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हो सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दो, लाइक कर दो। छठवें प्रश्न का आंसर करना। मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल क्या है। अब देखो पहला पशु कुत्ता था, पहली धातु तांबा थी। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी। चावल, जौ, गेहूं या फिर उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई, देखो पहली आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहली पूछ रहा है। देखो मानव जो है वो इन सभी फसलों को उगाता था। चावल भी उगाता था, जौ भी उगाता था, गेहूं भी उगाता था, सभी को उगाता था। लेकिन पहली आपसे पूछा जा रहा है तो पहली जो फसल है वो है जौ। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन क्या होगा, बी हमारा करेक्ट होगा।
और ऋग्वेद में जो जव है इसके लिए कौन सा शब्द मिलता है, तो इसके लिए यव शब्द मिलता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जौ के लिए यव शब्द देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी जौ जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये पहली फसल है जो मानव के द्वारा उगाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न का आंसर करना। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना है? सातवें प्रश्न का आंसर करना भाई। मानव, देखो उत्पादक और उत्पादक के साथ साथ क्या पूछ रहा है, उत्पादक के साथ साथ आपसे पूछ रहा है उपभोक्ता। तो किस काल में मानव उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता बना है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नवपाषाण काल में। ठीक है, तो नवपाषाण काल में क्या हो जाएगा, तो मानव जो था वो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवपाषाण काल से पहले मानव उत्पादन के विषय में जानकारी नहीं थी। ठीक है, चलो आठवें प्रश्न का आंसर करना। कौन पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? आठवें प्रश्न का आंसर करो भाई। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर पुरातत्वविद है, पुरातत्व जानकार है जो हड़प्पा के उत्खनन से, हड़प्पा की अगर हम लोग बात करेंगे खोज कब होगी, तो हड़प्पा की खोज होती है 1921 में। ठीक है, कब होगी? 1921 में हड़प्पा की खोज होगी। और कौन इससे संबंधित है, तो ये आपके हो जाएंगे दयाराम साहनी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो दयाराम साहनी हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा की खोज से दयाराम साहनी संबंधित है। चलो नौवें प्रश्न का आंसर करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? नौवें प्रश्न का आंसर करना। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलेगी? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या फिर चनहूदड़ो से? करेक्ट आंसर क्या होगा? नौवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। मोहनजोदड़ो की खोज कब होगी? तो मोहनजोदड़ो की खोज होगी 1922 में। ठीक है, 1922 में इसकी खोज होगी। और कौन करेगा? तो राखल दास बनर्जी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो पशुपति की मोहर की बात हो रही है हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या फिर रंगपुर से। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिलेगी? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से ही आपको एक योगी की मूर्ति मिलती है। और उस योगी की मूर्ति से अंदाजा लगाया जाता है कि जो ये मूर्ति है ये पशुपति शिव की मुद्रा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न का आंसर करना। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? गोदीवाड़ा मतलब कि क्या कह सकते हैं, गोदीवाड़ा को हम लोग बंदरगाह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गोदीवाड़ा या फिर आपसे पूछे बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका लोथल से। ठीक है, कहाँ से? तो लोथल जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल से आपको गोदीवाड़ा या फिर बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पर ये है? तो ये गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ पर है? तो लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको विशाल स्नानागार देखने को मिलेगा। और कहाँ पर है ये? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या फिर सुतका गेंडोर। 12वें प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से आपको विशाल स्नानागार देखने को मिलता है। ऑप्शन बी जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल या फिर गुप्त काल? तो किस काल में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था पशुपति शिव योगी की मूर्ति आपको कहाँ पर मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको सिंधु सभ्यता में। तो मूर्ति पूजा का जो प्रचलन है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ठीक है, देखो 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 विकल्पों में से 4 ऑप्शन में से कोई एक ही आपको चूज करना है। बताइएगा ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे?
प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की या फिर माता की। 14वें प्रश्न की बात करेंगे, ऋग्वैदिक आर्य जो है ये प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, किसकी? तो प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ निवास किए थे? ठीक है, देखो आर्यों का निवास स्थान आपको भारत में पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले ये कहाँ पर निवास किए थे। सप्त सैंधव, गंगा यमुना दोआब, दक्षिण भारत या फिर उपरोक्त सभी। 15वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, सप्त सैंधव क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव क्षेत्र में निवास किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या? अब देखो आर्यों से मूल निवास स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। अभी क्या पूछा गया था? आर्यों से भारत के निवास स्थान के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अभी आर्यों का मूल निवास स्थान पूछा गया है कि कहाँ पर ये रहते थे और कहाँ से ये भारत में आए हैं। तो 16वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया माइनर, जो कि मध्य एशिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इसे आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। और किसके अनुसार? तो देखो ये माना जाता है मैक्स मूलर के अनुसार। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो मैक्स मूलर हैं और इनके अनुसार माना जाता है कि आर्य जो है वो कहाँ से? तो वो एशिया माइनर या फिर मध्य एशिया से है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। 17वें प्रश्न का आंसर करना है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये ऋग्वेद में हो जाएगा। ठीक है, कौन से मंडल में? तो तीसरे मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ठीक है, मतलब कि सत्य की ही विजय होती है, तो सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। इसको लिया कहाँ से गया है? छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति। 18वें प्रश्न का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किसको समर्पित है? सोम को, अग्नि को, इंद्र को या फिर वरुण को। ठीक है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात करें तो किसको समर्पित है? तो ये सोम को समर्पित है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो किस देवता का उल्लेख है तो वो आपके हो जाएंगे कौन? इंद्र का। ठीक है, तो इंद्र का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख है, 250 बार। अग्नि का क्या हो जाएगा? अग्नि दूसरे देवता हैं जिनका सबसे ज्यादा उल्लेख है, 200 बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? अब ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, चलो 21वें प्रश्न का आंसर करना, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता ने ले लिया था? ठीक है, उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो इंद्र के स्थान पर कौन सा देवता आ जाएगा? वरुण आ जाएगा, प्रजापति आ जाएगा, विष्णु आ जाएगा या फिर महेश आ जाएंगे। तो उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में देखो सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर कहा गया और सबसे ज्यादा श्लोक जो है 250 श्लोक जो है वो इंद्र के लिए है। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कोई अन्य महत्वपूर्ण हो जाएगा और ये कौन होगा? कौन इनका स्थान लेगा? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, प्रजापति। ठीक है, 21वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रजापति। 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है। 22वें प्रश्न का आंसर करो, कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यजुर्वेद। रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है। और यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करेंगे तो यजुर्वेद में आपको क्या हो जाएगा? तो आपको कर्म कांडों का उल्लेख देखने को मिलेगा। तो कर्म कांडों का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में है और गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर घनानंद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है वो उदयन ने की है। ऑप्शन
सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है गंगा और सोन नदी के तट पर। 24वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, हर्यक वंश में किस राजा की उपाधि कुर्णिक थी। ठीक है, तो कौन सा राजा है हर्यक वंश में जिसको कुर्णिक के नाम से जाना जाता था। तो अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार या फिर बिंदुसार। 24वें प्रश्न का आंसर करना है, हर्यक वंश में कौन सा राजा जिसको कुर्णिक के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएंगे। ठीक है, 24वें प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, अजातशत्रु। चलो आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था। जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब होगा, तो ये होगा 326 ईसा पूर्व। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण होगा और इस समय किसका शासन था, महापद्नंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, घनानंद। ठीक है, तो घनानंद का सिकंदर जो है मगध पर शासन था जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। किसने वैशाली को राजधानी बनाया। तो महापद्नंद, कालाशोक, शिशुनाग या फिर बिंदुसार। तो कौन हो जाएंगे जिसने वैशाली को राजधानी बनाया है। ठीक है, तो देखो वैशाली को राजधानी किसने बनाया था। 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग जो है ये पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली स्थानांतरित करता है, वैशाली को राजधानी बनाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न का। सर्वछत्रांतक की उपाधि किसने धारण की थी। महापद्नंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अजातशत्रु। तो कौन है जो सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण करेगा, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। ठीक है, सर्वछत्रांतक उपाधि महापद्नंद की है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सिकंदर, सिकंदर कहाँ का शासक था। तो देखो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करेगा। अब ये कहाँ का शासक था, मकदूनिया का, बेबीलोन का, ईरान का या फिर मिस्र का। 28वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मकदूनिया का राजा था। ठीक है, तो सिकंदर जो है मकदूनिया का राजा था। अगर इनके पिता की बात करेंगे तो पिता का नाम क्या हो जाएगा, तो पिता का नाम है फिलिप। ठीक है, ध्यान रखना सिकंदर के पिता का नाम फिलिप है, मकदूनिया का राजा है और 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। 29वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सिकंदर और पोरस के मध्य बितस्ता का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर है कि सिकंदर और पोरस के जो मध्य युद्ध होगा ये बितस्ता का युद्ध है। ठीक है, बितस्ता का युद्ध है किस नदी के किनारे हुआ है, झेलम, चिनाब, ब्यास या फिर सतलज। तो देखो झेलम नदी का ही प्राचीन नाम बितस्ता था, तो ये युद्ध झेलम नदी के किनारे होगा। सिकंदर और पोरस का जो युद्ध है इसे झेलम के युद्ध या फिर बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, महावीर ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा था। अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या फिर अहिंसा। तो महावीर स्वामी की बात हो रही है, बताइएगा 5वां। महावीर स्वामी से पहले 4 महाव्रत हुआ करते थे और जब महावीर स्वामी आते हैं तो इसमें एक 5वां महाव्रत जोड़ देंगे, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। जैन धर्म में त्रिरत्न है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, क्या करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, जैन धर्म में त्रिरत्न है, तो करेक्ट आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक आचरण है, उपरोक्त सभी है। चलो 32वें प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, महावीर ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। तो प्राकृत है, पाली है, संस्कृत है या फिर हिंदी है। महावीर स्वामी की बात हो रही है। जैन धर्म के जो दार्शनिक होंगे या फिर जैन धर्म के जो लेखक होंगे, जैन धर्म के जो साहित्य होंगे, जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं वो सारी क्या हो जाएंगी आपकी, तो वो सब आपकी प्राकृत भाषा में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वो सारी आपकी प्राकृत भाषा में है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो दिया है वो भी किस में, प्राकृत भाषा में दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र या फिर पावापुरी। महावीर स्वामी, देखो महावीर स्वामी की अगर हम लोग माता की बात करेंगे तो महावीर स्वामी जो है इनकी माता जो है वो लिच्छवी से संबंधित थी। ठीक है, लिच्छवी वंश की थी
और इनका जो जन्म होगा वो वैशाली में होता है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म जो होगा वो वैशाली में होगा। और अगर हम लोग मृत्यु की बात करते हैं, ठीक है, तो मृत्यु जो होगी इनकी वो होगी पावापुरी में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में होगा, लिच्छवी गणराज्य में, और मृत्यु पावापुरी में होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर पावापुरी। पहली जैन संगीति आपसे पूछ रहा है, बौद्ध नहीं पूछ रहा है, जैन संगीति पूछ रहा है। और पहली जो जैन संगीति हुई थी ये वल्लभी गुजरात में आयोजित हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली जैन संगीति वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? पाटलिपुत्र में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या फिर बोध गया में। 35वें प्रश्न की बात करेंगे और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला उपदेश देखो इन्होंने दिया है सारनाथ में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया है तो इसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन या फिर उपरोक्त सभी। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया है सारनाथ में, इसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, तो देखो बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन होंगे? उपाली, आनंद, वसुमित्र या फिर सर्वगामी। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो बुद्ध के प्रिय शिष्य जो है ये आनंद है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में, उज्जैन में या फिर श्रवणबेलगोला में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो देखो ये अपना अंतिम समय जो है वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताते हैं। ठीक है, किसके साथ कर्नाटक जाएंगे? ये श्रवणबेलगोला जाएंगे। तो ये है भद्रबाहु। ठीक है, जैन आचार्य हैं भद्रबाहु, और भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सिकंदर, घनानंद, सेलुकस, डायमेकस। मेगास्थनीज, तो देखो मेगास्थनीज जो है ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेलुकस निकेटर का राजदूत था। किसके समय में भारत आता है? तो देखो ये आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आते हैं मेगास्थनीज। ठीक है, और सेल्यूकस के राजदूत हैं और इनकी पुस्तक भी पूछी जाती है, तो इनकी पुस्तक हो जाएगी इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। तो ये भी ध्यान रखना, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? जैन, बौद्ध, आजीवक या फिर शैव। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो अपने जीवन के अंतिम समय में जैन आचार्य हैं भद्रबाहु, उनके साथ कर्नाटक चले जाते हैं। तो ये अपने अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वें प्रश्न का ऑप्शन ए। 41वें प्रश्न की बात करेंगे, अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया है? 261 ईसा पूर्व, 69 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व या फिर 292 ईसा पूर्व। तो देखो जो ये अशोक है ये 269 ईसा पूर्व में राजा बनता है। ठीक है, और राजा बनने के क्या हो जाएगा? राजा बनने के 8वें वर्ष, ठीक है, 8वें वर्ष ये क्या करता है? तो ये कलिंग युद्ध आक्रमण करेगा। मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 42वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, इंडिका और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक का नाम? अभी देखो मैंने आप लोगों को बताया था इंडिका के लेखक का नाम। ठीक है, तो इंडिका के लेखक कौन बताया था मैंने आपको? मेगास्थनीज बताया था। लेकिन देखो मेगास्थनीज आपको दो जगहों पर दिख जाएंगे, तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो इंडिका की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो मेगास्थनीज हो जाएगा, और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो ये कौटिल्य की पुस्तक हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है और
अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य की पुस्तक। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 43वें प्रश्न का आंसर करना है। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले देखो, अगर आपसे ये पूछे कि पता किसने लगाया था, तो पता लगाया था स्टीफन थैलर ने। कब लगाया था? 1750 में स्टीफन थैलर ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का पता लगाया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किसने पढ़ा था, तो करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। कब जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। आगे बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? बिंदुसार, अशोक, सुमित्रशुंग या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? जो सांची का जो स्तूप है ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इस स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अशोक ने करवाया। आगे बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की? देखो, यूनानी जो लेखक है, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था। और इस शब्द से पहचान कौन करेगा? स्मिथ, जॉन फिलिप, विलियम जोन्स या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान विलियम जोन्स करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अशोक के किस अभिलेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता? देखो, कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन अभी किस अभिलेख से, अशोक के किस अभिलेख से इसके विषय में जानकारी मिलती है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 13वें शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख से उसके कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, नायक, अस्थनिक या फिर उपरोक्त सभी। मौर्य काल में गुप्तचर की बात हो रही है, तो गुप्तचर को क्या कहा जाता था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, गूढ़ पुरुष कहा जाता था, ठीक है। अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें उल्लेख किया गया है कि मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्राचीन भारत के आज 47 प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के सेशन में प्रश्न आसान थे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एकदम जीरो से हम लोग चल रहे हैं, शून्य से चलेंगे प्राचीन इतिहास में। ये पहला पार्ट है और बहुत जल्दी आपको दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के। थैंक यू सो मच।